फ्रेंड्स, हम अपने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने डिस्कस किया था पिछले टर्न पर कि पार्लियामेंट में मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन कैसे होती है। आज हम आपसे बात करेंगे कि पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, पार्लियामेंट का फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली बहुत कॉमन सेंस की बात है कि पार्लियामेंट का फंक्शन होता है लॉ बनाना और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। लेकिन इसके अलावा भी पार्लियामेंट के कुछ फंक्शन है जो जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं। तो जब पार्लियामेंट पे जाते हैं, पार्लियामेंट के फंक्शन पे जाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि पार्लियामेंट लॉ बनाने के अलावा भी बल्कि ऐसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जो वर्किंग होती है उसकी तीन कैटेगरी होती है। इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे पहली कैटेगरी होती है कि मेकिंग ऑफ द बिल और मेकिंग ऑफ द लॉ जो बनता है वो बिल के फॉर्म में बनता है, पहले बिल जाता है। और बिल की दो कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती है जनरल बिल, अभी डिस्कस करने वाले आगे चल करके। दूसरी कैटेगरी होती है मनी एंड फाइनेंस बिल। तो मनी एंड फाइनेंस बिल को हमने साथ कर दिया है, लेकिन दोनों अलग अलग बिल होते हैं क्योंकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो जो बिल रिलेटेड टू मनी है उसमें पावर केवल लोकसभा को होती है, राज्यसभा को पावर नहीं होती। तो एक तो जनरल बिल हो गया, पासिंग ऑफ द बिल्स, जनरल बिल जिसको मेंशन किया गया 107 में, और दूसरा है मनी बिल। मनी बिल को मेंशन किया गया 109 में, और मनी बिल में वो मैटर्स आते हैं जिनको मेंशन किया गया आर्टिकल 110 में। तो मनी बिल के अलावा भी जो बिल आता है वो है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल को हम लोग टेकअप करेंगे क्योंकि वो पार्लियामेंट्री फंक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट कैसे फाइनेंस को कंट्रोल करती है। और जो फाइनेंस बिल होता है वो तभी लाया जा सकता है जब बजट होता है। बाकी बिल को ला सकते हैं, बिना बजट के भी ला सकते हैं, मनी बिल को भी, क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए अब हम अभी फाइनेंस बिल को छोड़ देते हैं। तो बिल की दो कैटेगरी हो गई, एक हो गया जनरल बिल, दूसरा हो गया मनी बिल। अब क्या अडॉप्ट होता है प्रोसीजर, क्योंकि दोनों हाउसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। जनरल बिल जब पास करते हैं, सामान्य बिल जो विधेयक होता है, इसमें दोनों हाउसेस का सिग्नेचर होता है, और दोनों हाउसेस का साइन अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो ज्वाइंट सिटिंग हो जाती है आर्टिकल 108 में। लेकिन जब मनी बिल को लाना होता है तो मनी बिल में राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती है, केवल लोकसभा में उसे रखा जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पर, आर्टिकल 109 में लिखा गया है। और जब लोकसभा पास करके राज्यसभा को भेज देती है तो राज्यसभा को उसे पास करना पड़ता है। राज्यसभा को डिसएग्री करने का कोई राइट नहीं होता, कोई पावर नहीं होती, या तो पास करे या न करे, अमेंडमेंट भी नहीं कर सकती कोई राज्यसभा। अगर जो बिल लोकसभा से राज्यसभा में गया तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि आर्टिकल 109 में जो मनी बिल होता है वो तभी रखा जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करे, इसका मतलब बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के मनी बिल नहीं रखा जा सकता है। दूसरा, ये बिल एसेंशियली लोकसभा में ही आना चाहिए, राज्यसभा में नहीं आना चाहिए। जबकि इसके कंट्रेरी आप देखेंगे कि जो ऑर्डरी बिल होता है उसे किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। ये दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर हो गया, जब लोकसभा ने बिल को पास कर दिया है, राज्यसभा उसे में कोई डिसएग्रीमेंट करती है, उसमें कोई अमेंडमेंट प्रपोज करती है और लोकसभा एक्सेप्ट नहीं करती उसको, तो राज्यसभा का कोई अमेंडमेंट, राज्यसभा का कोई रिजेक्शन कोई माने नहीं रखेगा। लोकसभा से जब वो बिल ट्रांसमिट होता राज्यसभा में तो 14 दिन के टाइम होता राज्यसभा के पास। 14 डेज के भीतर अगर वो बिल पास होकर के आ जाता है तब तो माना जाता है दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, और अगर 14 दिन बीत जाने के बाद वो बिल वापस लौट कर लोकसभा में नहीं आता तो मान लिया जाता है कि बिल राज्यसभा ने पास कर दिया गया। तो ये हुआ कि फाइनेंस के मैटर में राज्यसभा को कोई पावर नहीं होती। ये है आर्टिकल 109 में, इसे कहते हैं मनी बिल।
ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल में आप किसी भी हाउस में रख सकते हैं, बिना राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के रख सकते हैं। हाँ, केवल एक बिल पर राष्ट्रपति की जरूरत पड़ी है रिकमेंडेशन की, वो है आर्टिकल 3 में। जब आप किसी नए स्टेट को बनाते हैं, स्टेट के नाम को चेंज करते हैं, लेकिन केवल राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन जरूरी होता है, उसे लोकसभा में रखना जरूरी नहीं होता। तो स्टेट से रिलेटेड कोई बिल भी आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 2, 3, 4 आप देखेंगे, स्टेट के क्रिएशन में, स्टेट के नॉमेनक्लेचर में, स्टेट की टेरिटरी को कम करने में, ज्यादा करने में, वो बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन होना चाहिए। तो हमने निष्कर्ष निकाला कि केवल मनी बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से लोकसभा में रखा जा सकता है, राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता है। बाकी सारे बिल जितने होते हैं वो किसी हाउस में रखे जा सकते हैं। और स्टेट के क्रिएशन से, एवोल्यूशन से रिलेटेड, जैसे झारखंड है, उत्तराखंड है, और ये जो नए स्टेट जो बनते हैं उनसे रिलेटेड बिल पर राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो जब ऑर्डिनरी बिल लाते हैं, कोई बिल लाते हैं तो क्या होता है, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? देखिए, जब कोई बिल लाया जाता है तो सबसे पहले होता है ड्राफ्टिंग। उस बिल की ड्राफ्टिंग कौन करता है? उस बिल की ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट्स करते हैं। जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंटल लॉ पर कोई बिल लाया गया, या कोई बिल लाया गया, ये आपका जो पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई बिल लाया गया। कोई भी बिल जब लाया जाता है तो उसके पहले एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जाती है। कौन लेता है? जिस सदन में बिल लाया जाना है उस हाउस का सेक्रेटरी जनरल। तो उसमें कैबिनेट इन्वॉल्व होती है, एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जरूरत पड़ती है तो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन भी ली जा सकती है। तो जब ये बिल ड्राफ्ट हो जाता है तो ड्राफ्ट बिल को हम लेके आते हैं किसी हाउस में। जैसा मैंने बताया भी आपको, अगर कोई मनी बिल नहीं है तो किसी हाउस में लाया जा सकता है। जिस हाउस में बिल को लेके आते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, लाने के पहले उसे 7 दिन की नोटिस देनी होती है जनरली, जिस बिल को लाया जाता है। तो नोटिस किसको देते हैं? मेंबर्स को दी जाती है, राज्यसभा के मेंबर्स को, जिस हाउस में बिल लाया जाता है उसके मेंबर्स को। तो जब मान लीजिए मेंबर राज्यसभा सिटिंग में नहीं है, या लोकसभा में बिल लाया जाना सिटिंग में नहीं, तब कहां होता है? तो ये मेंबर्स के ऑफिस में, क्योंकि एमपीस का एक ऑफिस मिलता है, चाहे राज्यसभा के मेंबर हो चाहे लोकसभा के मेंबर हो, उनको ऑफिस में बिल रिसीव करा दिया जाता है। बिल ये बता दिया जाता है, नोटिस दे दी जाती है कि एक बिल हम लेकर आने वाले हैं। इसके साथ साथ उच्च जो हाउस के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस दे दी जाती है कि 7 दिन के बाद एक बिल लेकर के हम आने वाले हैं। नोटिस दे दिया 7 दिन की किसी हाउस को जिसमें बिल को इंट्रोड्यूस करना है। इसके बाद क्या होता है कि जब बिल को लाना होता है, जब 2 दिन रह जाता है, तो 2 दिन के पहले बिल का ड्राफ्ट मेंबर्स को भेज दिया जाता है। तो मेंबर्स के ऑफिस में, जो एमपीस का ऑफिस होता है, जिस हाउस में लाया जाता है, जहां जिस हाउस में बिल लाना होता है, उसके मेंबर्स के जो ऑफिस होता है, जैसे एमपी का ऑफिस है, सबको बंगला मिलता है, उसका एक ऑफिस होता है, एक प्रोटोकॉल मिलता है, उसको रिसीव करा दिया जाता है। तो हाउस को नोटिस दी जाती है 7 दिन के पहले, और मेंबर्स को नोटिस दी जाती है। बिल की कॉपी, नोटिस तो 7 दिन की पहले दे दी जाती है, लेकिन बिल की कॉपी दी जाती है 2 दिन पहले उन मेंबर्स को, ताकि वो तैयारी कर कर आए। इसके बाद बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। जब इंट्रोडक्शन ऑफ बिल हो जाता है तो जो, अब देखिए 2 तरह के बिल होते हैं। एक तो गवर्नमेंट बिल, गवर्नमेंट ट्रेजरी रखती है, दूसरा प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल तो बहुत अनकॉमन होते हैं, नहीं रखा जाता है, केवल किसी प्रपोजल को हवा में छेड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए 3 तलाक का बिल आया था, पहले एज ए प्राइवेट मेंबर बिल आया था, ये जानने के लिए पब्लिक ओपिनियन क्या है उस पर। जनरली बिल पास नहीं होता, क्योंकि जब तक सरकार किसी बिल को सपोर्ट नहीं करेगी तब तक बिल कैसे पास होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राइवेट मेंबर्स बिल रेयरस्ट ऑफ रेयर केस में केवल एक बार बिल लाया गया, 1955 में राजीव गांधी का बिल पास हो चुका है, वो प्रेस से रिलेटेड बिल था। अदरवाइज
कोई प्राइवेट मेंबर बिल आज तक पास नहीं हो पाया है, लाया भी नहीं जाता। जनरली हर फ्राइडे का जो नेक्स्ट अल्टरनेट फ्राइडे होता है उसके दिन एक दिन फिक्स होता है उस बिल के लिए, तो उसी दिन बिल लाया जाता है केवल फ्राइडे को। जैसे एक फ्राइडे का अल्टरनेट दूसरे फ्राइडे को लाया जाता है, उस पर डिस्कशन अगर स्पीकर के परमिशन से लाया जाता है, कोई भी बिल लाया जाएगा विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ चेयरमैन ऑफ द हाउस। अगर राज्यसभा में लाया जाना है राज्यसभा के चेयरमैन की परमिशन ली जाएगी, अगर लोकसभा में लाना है लोकसभा के स्पीकर की परमिशन ली जाएगी। तो बिल लाया गया, जब बिल लाया गया तो मिनिस्टर कंसर्न उस बिल को पढ़ता है हाउस के सामने, ये बिल है, इस बिल का ऑब्जेक्टिव ये है, उसमें एक ऑब्जेक्ट क्लास भी होता है, उसके ये प्रोविजंस हैं, एक रीडिंग लगा देता पूरे बिल की कि बिल क्या है, केवल पढ़ता है, इसके बाद कुछ नहीं होता। बिल पढ़ने के बाद हाउस अडजॉर्न हो जाती है, अगर अडजॉर्न नहीं होती तो चलती भी रहती है, तो बिल पर कोई काम नहीं होता। जनरली आप देखेंगे किसी बिल को लाने में पढ़ने में पूरा एक दिन खत्म हो जाता है, तो बिजनेस के हाउस के कोई बिजनेस को ट्रांजेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। बिल को लाने के बाद फिर एक टाइम फिक्स होती है जो सरकार डिसाइड करती है कि अब कब इस पर डिस्कशन होगा। सरकार नहीं, स्पीकर डिसाइड करता है, हालांकि वो सरकार की परमिशन से डिसाइड करता है, गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, कैबिनेट की परमिशन से ही, कंसल्टेशन से ही डिसाइड करता है। एक पार्टिकुलर डे डिसाइड होता है कि बिल पर डिस्कशन कब होगा। तो अब आप देखिए बिल की पहली रीडिंग कब होती है, जब को इंट्रोड्यूस किया गया। रीडिंग का मतलब क्या हुआ, जो बिल के लेके आता है जो मिनिस्टर उसे पढ़ता है, दिस इज नोन एज फर्स्ट रीडिंग। इसके बाद इस पर कोई डिस्कशन या डिबेट नहीं होता। दूसरी डेट फिक्स की जाती है बाय स्पीकर या बाय चेयरमैन, जहां बिल लाया जाता है जिस हाउस में, उस डेट को डिस्कशन की डेट होती है। अब जब डिस्कशन की डेट आ गई, फिर बिल ऑलरेडी सबको मिल चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है, तब आप देखिए इसी स्टेज में हल्ला मचता है, क्योंकि अगर अपोज, जैसे 3 तलाक के बिल को अगर अपोजिशन को अपोज करना है तो दूसरी बार जब बिल को लाया जाएगा, जब डिस्कशन होगा तो डिस्कशन नहीं होने देंगे, क्योंकि विरोध करना है, टाइम पास करेंगे, और सरकार सोचेगी इस बिल को पास कर लिया जाए, वो कहेगी नहीं इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो जब डिस्कशन नहीं हो पाता है, अगर मेंबर्स एग्री कर जाते हैं, जो अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं, अमेंडमेंट सरकार एग्री कर जाती है, तो बिल हो सकता है उस दिन पास हो जाए, सेकंड रीडिंग में पास हो जाए, सेकंड रीडिंग के बाद थर्ड रीडिंग करनी पड़ती है, लेकिन उसमें कंसेंसस बन जाती है। तो जो अमेंडमेंट लेकर पोजीशन आती है, उस अमेंडमेंट को अगर गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट कर लेती बिल में, तो हंगामा नहीं होता। जब डिसएग्रीमेंट होता है तो यहां पर 2 ऑप्शन होते हैं, पार्लियामेंट के पास या कहिए गवर्नमेंट की ट्रेजरी के पास। स्पीकर की परमिशन से वो अपॉइंट करती है, दो तरह कमिटीज होती है इसमें, एक तो सेलेक्ट कमेटी होती है या ज्वाइंट कमेटी होती है। तो अगर लोकसभा में लाया गया बिल, तब तो सेलेक्ट कमेटी अपॉइंट होती है। सेलेक्ट कमेटी कब अपॉइंट होती है, जब लोकसभा में बिल लाने के बाद, फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग पर, सेकंड स्टेज पर जब बिल आया, जिसमें क्लास बाय क्लास डिस्कशन होना है, बिल के हर क्लास में, हर प्रोविजन में अलग डिस्कशन होना, हर मेंबर की राय लेनी जानी है जो बोलना चाहता है। जब डोलरम होता है, हुलिगनिज्म हो जाती है, हल्ला मचता है, तो सरकार बला टालने के लिए स्पीकर से कहती है कि हाउस को अडजॉर्न कर दीजिए और इस बिल को रिफर कर दीजिए सेलेक्ट कमेटी के सामने। कभी कभी अपोजिशन चाहती सेलेक्ट कमेटी के सामने चली जाए, जैसे 3 तलाक का बिल था, सरकार तो चाहती थी पास हो जाए, लेकिन अपोजिशन नहीं चाहता था, तो उसके दबाव में उस बिल को सेलेक्ट कमेटी में पहली बार जब रखा गया था, बिल को भेज दिया गया। सेलेक्ट कमेटी 11 मेंबर्स की एक एक्सपर्ट बॉडी होती है, जो लोकसभा स्पीकर अपॉइंट करता है, जिसमें कुछ मेंबर राज्यसभा के भी होते हैं, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, उसकी क्रेडेंशियलिटी बनी रहे। अब ये बिल जब लोग सेलेक्ट कमेटी के पास चला गया, नेचुरली अब वो बिल गया। कितना समय लेगी सेलेक्ट कमेटी, इसका कुछ पता नहीं। जब सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, तब स्पीकर के सामने रिपोर्ट भेजेगा, रिपोर्ट स्पीकर एक डेट देगा कि भाई ये सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है, आई है, इस पर आइए, इस पार्टिकुलर डेट को इस पर चर्चा कर लीजिए। अब अगर मान लीजिए वो राज्यसभा में बिल है, तो राज्यसभा क्योंकि उतना
रेस्पेक्टेबल हाउस नहीं है, उतना पावरफुल हाउस नहीं है, इसलिए राज्यसभा की अलग कमेटी नहीं बनती। वहां पर ऐसे केस में ज्वाइंट कमेटी बना दी जाती है। तो जब बिल पर कंसेंसस नहीं होता तो या तो ज्वाइंट कमेटी बनेगी या सेलेक्ट कमेटी बनेगी, जिसे स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं। और जब अपनी रिपोर्ट दोनों में से कोई कमेटी दे देती है तो ये बिल लोकसभा के स्पीकर के पास आता है, अगर लोकसभा में रखा गया है। अगर राज्यसभा में रखा गया है, ज्वाइंट कमेटी बनी है, तो राज्यसभा के चेयरमैन के पास आता है और दोनों हाउसेस के जो चीफ्स हैं, चेयरमैन या चेयरमैन, दोनों एक डेट फिक्स करते हैं। उसी डेट पर फिर वो बिल पर डिस्कशन होता है। तो जब ये कमेटी, सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है क्लास बाय क्लास, तो इस पर डिस्कशन होता है, क्योंकि सेलेक्ट कमेटी ऑलरेडी उन मेंबर्स के व्यूज को जान लेती है। जो अपोजिशन मेंबर्स होते हैं उनको बुलाती है, उनको समन करती है, बाहरी मेंबर्स को बुलाती है, एक्सपर्ट को भी समन करती है, विटनेसेस को भी बुलाती है। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस, होमवर्क सेलेक्ट कमेटी कर चुकी होती है, इसलिए अपोजिशन की गुंजाइश पार्लियामेंट में कम रह जाती है। तो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर फिर डिस्कशन होता है क्लास बाय क्लास, और इस डिस्कशन में जो मेंबर्स होते हैं अपोजिशन के अपने अमेंडमेंट्स प्रपोज करते हैं, जो संशोधन होता है रखते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड करती है उसको स्पीकर के थ्रू, और अगर अमेंडमेंट मान लेती है, जनरली मान लेती है, तो अमेंडमेंट के साथ वह बिल हो गया, नहीं तो उस पर चर्चा और आगे बढ़ती है और सरकार बिना अमेंडमेंट को अप्रूवल किए ही बिल को पास करा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उसके बाद मेजॉरिटी तो होती ही है, केवल चर्चा करने के बाद होती है। अब जब डिस्कशन हो गया, डिबेट, तब फिर बिल हाउस को फिर एडजॉर्न कर दिया गया। एक तीसरे दिन आता है जब मेंबर्स को टाइम दिया जाता है कि भाई देखिए अब तो डिस्कशन कर लिया गया, अब आप फिर तैयारी करिए इस पर। जो थर्ड रीडिंग होती है वो लास्ट और फाइनल रीडिंग होती है। तो थर्ड रीडिंग में, क्योंकि सेकंड रीडिंग बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती है, इससे थर्ड रीडिंग एक औपचारिक होती है। उसमें जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो सरकार के पास आते हैं, गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देती है। जो गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं करती वो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी होती है, क्योंकि इस बीच पार्लियामेंट के बाहर गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच बातचीत चलती रहती है। तो बिल में 3 रीडिंग्स होती है। इंट्रोडक्शन के बाद तो एक पहला तो इंट्रोडक्शन हुआ, पहला ड्राफ्टिंग हुआ, फिर इंट्रोडक्शन हुआ, इसके बाद फर्स्ट रीडिंग हुई, फिर सेकंड रीडिंग हुई, फिर थर्ड रीडिंग हुई। थर्ड रीडिंग के बाद बिल पर मुहर लग जाती है। जिस हाउस में बिल है वहां का जो चेयरमैन है उस बिल को पास करके दूसरे हाउस को भेज देता है। अगर लोकसभा में है तो राज्यसभा में चली जाएगी, राज्यसभा में है तो लोकसभा में चली जाएगी। तो दूसरे हाउस में फिर डिबेट होगा, फिर हंगामा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, कभी कभी पूरा सेशन बीत जाता है, लेकिन एनीवे निगोशिएशन होता है, दोनों हाउसेस में अलग अलग डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। जब दोनों हाउसेस बिल को पास कर देती है तब फिर चला आता है वो लोकसभा के स्पीकर के पास, और स्पीकर के थ्रू वो चला जाता है प्रेसिडेंट के पास मैसेज कि हम दोनों हाउसेस ने एक बिल को पास कर दिया है। रेजोल्यूशन की कॉपी लगा करके जो बिल पास होने की जो ऑथेंटिसिटी होती है वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है, और राष्ट्रपति आर्टिकल 111 में अपनी कंसेंट देता है। तो आर्टिकल 111 में अपनी कंसेंट देता है। यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आर्टिकल 111 में। एक तो यह है कि मनी बिल के केस में, या पहले शुरू करिए ऑर्डिनरी बिल से। ऑर्डिनरी बिल अगर है, आर्टिकल 107 में लाया गया है, तो राष्ट्रपति को अगर उसमें कुछ संशय है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो क्लैरिफिकेशन के लिए, या अगर उसमें कुछ चेंज चाहता है राष्ट्रपति, अपोजिशन वाले अप्रोच करते हैं साहब आप कुछ करिए, ये गड़बड़ हो रहा है, ये माने नहीं, डिबेट में भी नहीं माने, तो ऐसे में राष्ट्रपति उस बिल को रिकंसीडर करने के लिए दोनों सदनों से कह सकता है अलग अलग कि भाई इस पर आप पुनर्विचार करिए, इस पर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो अगर दोनों हाउसेस अलग अलग में भेजा जाता है, दोनों उस पर थिंक ओवर करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर कंसीडर करने के बाद राष्ट्रपति की बात वो नहीं मानते, उस बिल को उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में राष्ट्रपति के पास गया था, राष्ट्रपति ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा था, लेकिन किसी हाउस ने रिकंसिडर नहीं किया, क्योंकि एक हाउस के रिकंसिडर करने से कुछ नहीं होता, दोनों करना चाहिए।
तो ऐसे केस में चूंकि बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, इसलिए रिकंसिडरेशन का अगर कोई इंपैक्ट नहीं होता, जीरो होता है, तो दैट बिल हैज बीन पास्ड। क्योंकि राष्ट्रपति को दोबारा अगर एक बार रिकंसिडरेशन करने के लिए बिल भेज दिया, तो दोबारा अगर रिकंसीडर कर लिया पार्लियामेंट ने, रिकंसीडर करके उसमें कोई चेंज नहीं किया, तो फिर राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होती, बिल को पास कर लिया जाता है। आर्टिकल 111 में यह पावर राष्ट्रपति को दी गई है, इसलिए इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब बिल को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन उसे अल्टीमेटली अपनी मोहर लगानी होती है। यह राष्ट्रपति की पावर से, जो पावर अमेरिकन राष्ट्रपति को होती है, उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है राष्ट्रपति अगर चाहे तो बिल को दबा के बैठ जाए अमेरिकन राष्ट्रपति और पूरा सेशन चला जाए, लेकिन बिल को दबाकर बैठने की पावर भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है। उसे अल्टीमेटली उसी सेशन में, टाइम चाहे जितना लग जाए, बिल को भेजना होता है अप्रूव करके। तो बिल को रिजेक्ट करने की पावर अल्टीमेटली राष्ट्रपति के पास नहीं है। अगर दोनों सदनों ने भेज दिया है पास करके, राष्ट्रपति को अल्टीमेटली साइन करना पड़ता है इवन आफ्टर द रिकंसिडरेशन। इट इज अबाउट द जनरल बिल, ऑर्डिनरी बिल्स के केस में। मनी बिल के केस में राष्ट्रपति को रिकंसिडर करने की पावर भी नहीं होती। मनी बिल के में आपने देखा कि राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पर ही बिल लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में अगर पास नहीं होता तो मान लिया जाता है राज्यसभा में पास हो गया, अगर 14 दिन के भीतर लैप्स कर जाता है तो ऐसे केस में, मनी बिल के केस में राष्ट्रपति को बिल को रिकंसिडर करने की पावर, रिकंसिडरेशन करने की पावर नहीं होती, और ये नहीं कर सकता पार्लियामेंट से इस बिल को रिकंसिडर करिए। ये दो। तीसरा, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में दोनों हाउसेस का अलग अलग अप्रूवल चाहिए, दोनों हाउसेस अलग अलग पास होना चाहिए। और अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है तो राष्ट्रपति उस बिल को रिकंसीडर करने के लिए नहीं कर सकता पार्लियामेंट से। तो तीन कंडीशन आर्टिकल 111 में। पहला तो ये, अगर ऑर्डिनरी बिल है, राष्ट्रपति को उसे हाउसेस से रिकंसीडर करने के लिए मैसेज देने की पावर है। अगर वो मनी बिल है तो राष्ट्रपति को एज सच पास कर देना पड़ता है। और तीसरा है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तब भी राष्ट्रपति को उसे पास करना पड़ता है, राष्ट्रपति को उसमें कोई पावर नहीं होती उसमें रिकंसिडरेशन करने के लिए। तो ये ऑर्डिनरी बिल हो गया और मनी बिल हो गया। अब मनी बिल क्या है? मनी बिल क्या है? आर्टिकल 109 में प्रोसीजर मैंने बताया आपको दिया गया है मनी बिल पास करने की, और आर्टिकल 107 में दिया गया प्रोसीजर ऑर्डिनरी बिल पास करने की। दो प्रोविजन बीच में और भी आते हैं, आर्टिकल 111 और आर्टिकल 110, क्योंकि 111 में तो राष्ट्रपति अप्रूवल दे देता है। 110 में मेंशन किया गया है कि कौन से ऐसे मैटर्स हैं, कौन से ऐसे मैटर्स जो मनी बिल में रखे जा सकते हैं। मतलब क्या मनी बिल होता है, व्हाट इज मनी बिल। तो आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर दिया गया मनी बिल को पास करने की, और आर्टिकल 110 में बताया गया है व्हाट इज द मनी बिल। कुल 7 तरह के बिल्स होते हैं, 7 तरह के मैटर्स होते हैं, बल्कि यूं कहिए 7 को हम शॉर्ट करके 3 तरह के 3 क्लासिफाई कर दीजिए। पहला तो ऐसे मैटर जो टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स इंपोज करना है, टैक्स रिड्यूस करना है, अबॉलिश करना है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एनी काइंड ऑफ टैक्स, सर्विस टैक्स है, एनी काइंड ऑफ टैक्सेशन दैट इज रिलेटेड टू द मनी बिल। दूसरा है कोई लोन का मामला है, जैसे आप देखिए सरकार बॉन्ड जारी करती है कि अगर इतना पैसा हम दे रहे हैं आप इतना पैसा दीजिए, 6 साल में इतना पैसा डबल करके जितना इंटरेस्ट के साथ इतना पैसा 12 साल में आपको लौटा देंगे। इट इज नोन एज बॉन्ड, डेट कहते हैं इसको। सरकारी ऋण ऐसे लिया जाता, सरकार जब पैसा आपसे मांगती है, उधार मांगती है, तो बॉन्ड जारी करके लेती है जनरली, उसको ट्रेजरी बिल रेज करती है कि भाई ये देखिए हम फ्लोट कर रहे हैं। और सरकार कभी कभी अपना शेयर तो नहीं देती, लेकिन बॉन्ड के फॉर्म में देती है। तो जब तो पहला मनी बिल में एक तो ये हो गया कि ऐसे मैटर जो टैक्स से रिलेटेड है, चाहे कम करना हो, ज्यादा करना हो, अमेंड करना, मॉडिफाई करना हो। दूसरा ऐसे मैटर हैं जो लोन से रिलेटेड है, डेट से रिलेटेड है, डेट देना है, पैसे की रिकवरी करनी है,
जैसे सरकारी लोन ले लिया आपने, तो सरकारी लोन का जो पैसा वापस किया आपने, कहां जाएगा? ये मनी बिल के अंडर हेड में जाएगा ये। और तीसरा आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये नेशनल फंड है, इसे कहते हैं गुल्लक। देखिए दोनों के पास होता है, राष्ट्रीय गुल्लक, गुल्लक आप समझते हैं, जितना पैसा आपके पास कहीं से भी आया उस गुल्लक में डाल दीजिए, वहीं से निकाल लीजिए, वहीं सबको दे दीजिए। पहले बैंक तो होता नहीं था। पहले आप अगर बड़े बड़े घरों में गांव में देखेंगे तो जमींदारों के यहाँ एक छोटा जो बड़ा आदमी होता था, एक संदूक रखता था, पैसे क्या तो दबा के रखता था, संदूक में रखता था, उसी संदूक से निकाल के सबको दे देता था, जहां पैसा आता संदूक में डाल देता था। तो नेशनल लेवल पर ये जो फंड है कंसोलिडेटेड फंड मतलब इकट्ठा फंड। और इसके साथ साथ एक और फंड होता है, कॉन्टिजेंसी फंड कहते हैं उसको। अब इनको में जो मेंशन किया गया है अलग से आर्टिकल 206 में और 266 में और 267 में। तो 266 डिस्क्राइब किया गया कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, और 267 में बताया गया है कंटिजेंट फंड के बारे में। तो अब यहां पर आपने देखा, एक तो ऐसा रेवेन्यू जो रिलेटेड टू टैक्स है, दूसरा ऐसा रेवेन्यू जो रिलेटेड टू डेट है, डेट चाहे सरकारी को देना हो, चाहे सरकारी खजाने में कोई पैसा आता हो, और तीसरा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो। तो कंसोलिडेटेड फंड में एक तो बहुत सारे मैटर्स आ रहे हैं जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसी में आता है कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया भी। तो कंसोलिडेटेड फंड में क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड में इसको मेंशन किया गया है, अभी जब हम देखेंगे आर्टिकल 117 में, तो उसमें मेंशन किया गया है कि जो कंसोलिडेटेड फंड है, कंसोलिडेटेड फंड में जजेस की सैलरी है, आर्टिकल 16 में दिया गया 1 से 116 में, अभी हम नहीं आ रहे हैं। जजेस की सैलरी है, एमपीज की सैलरी है, सरकारी ऑफिसर्स की सैलरी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की सैलरी पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है। तो उन सारा पैसा उसमें दिया जाता है, और सारा पैसा जितना मैंने बताया इसी में, इसे एक पूल होता है, उसी में इकट्ठा हो जाता है। इसी से कहते हैं नेशनल टिल, राष्ट्रीय गुल्लक कहते हैं इसको। तो ये बड़ा फंड होता है। तो इसमें अब आर्टिकल 110 में 3 तरीके का पैसा फंड आया मनी बिल में। एक तो वो फंड जो टैक्स से आया, दूसरा वो फंड जो उधार का पैसा ब्याज से आया, सरकार इसमें उधार दे भी सकती थी पैसे से लेकर के, और तीसरा फंड है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो इसके अलावा जितने फंड है वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं। सारा पैसा जितना आप देखेंगे, जब तक अलग से मेंशन ना हो, देखिए 2 फंड अलग हैं जो कंसोलिडेटेड फंड से बाहर होते हैं, अभी बता दूं मैं आपको। एक तो जीएसटी का पैसा जीएसटी फंड में जाता है, अमेंडमेंट हो गया है 2017 में, अमेंडमेंट 101 अमेंडमेंट है जिसमें जीएसटी बना दिया गया है। तो जीएसटी का पैसा जो पहले जाता था कंटिजेंट फंड में, अब नहीं जाता, अब कंसोलिडेटेड फंड में अब नहीं जाता, अब जाता हो जीएसटी फंड, एक अलग बना हुआ है। दूसरा फंड तो पब्लिक अकाउंट्स भी कंटिजेंट फंड का पार्ट नहीं होता, क्योंकि पब्लिक अकाउंट वो पैसा होता है जो पब्लिक का पैसा होता है, जैसे एनएससी है, किसान विकास पत्र है, पीपीएफ है, एलआईसी है, ये पैसा पब्लिक का होता है। तो ये इसके लिए एक अलग फंड बना होता है, पब्लिक अकाउंट फंड। उसी फंड में जाता है जो पैसा पब्लिक आपको देती है खुद जमा करने के लिए, और उसी पैसा पब्लिक को लौटाते हैं आप भी सर्टेन इंटरेस्ट, उसे कहते हैं पब्लिक फंड। तो पब्लिक फंड नहीं होता, पब्लिक अकाउंट फंड नहीं होता कंसोलिडेटेड फंड में, और जो दूसरे तरीका का जो फंड होता है, जो लोन के बाहर के फंड्स होते हैं, वो इस फंड में कवर नहीं होते। बाकी जितने फंड होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड नहीं होते, जैसे जहां टैक्स, देखिए टैक्स कौन रेज करता है? टैक्स हमेशा विधायिका रेज करती है, एग्जीक्यूटिव को टैक्स रेज करने की पावर नहीं है। आर्टिकल 265 में लिखा गया है नो टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, जब तक लॉ ना हो तब तक आप टैक्स इंपोज नहीं कर सकते। तो लॉ कहां बनेगा? लॉ यही बिल में बनेगा, आर्टिकल 109 में, 110 में। इसके अलावा जब 266 पढ़ेंगे उसमें भी दिया गया लॉ बनाने का तरीका, कैसे लॉ बन सकता है टैक्सेशन के लिए। तो टैक्सेशन के लिए जब लॉ बनेगा तभी, लेकिन कुछ ऐसे टैक्स होते हैं
जो एग्जीक्यूटिव टैक्स होते हैं। जैसे आप देखिए कि इनकम टैक्स में सरचार्ज है, सेस है, कस्टम ड्यूटी है, रोड टैक्स है, रोड ट्रांसपोर्ट पोर्ट टैक्स है, ये सारे टैक्स है। डेवलपमेंट टैक्स है, जैसे अगर आपको रोड डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट टैक्स है। कोई कॉलोनी रेगुलाइज करनी है आपको, अगर आपने कोई खरीदा है, एडीए मकान बनाना चाहती है, वो फंड जाएगा, वो कंसल्टेंट फंड नहीं जाएगा, क्योंकि वो पैसा पब्लिक देती है और पब्लिक लिए आप काम करते हैं। तो पब्लिक अकाउंट फंड अलग होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो आर्टिकल 110 में 3 तरह के फंड होते हैं, एक तो टैक्सेशन का, दूसरा उधार खाते का, और तीसरा जो फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इसके अलावा सारे फंड आते हैं, केवल पब्लिक अकाउंट फंड को छोड़ करके। अब मैंने बताया पब्लिक अकाउंट फंड क्या होता है। और जो फंड होता है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, ये वो फंड होता है जहां से सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर को सैलरी जाती है, सारे एमपीज, एमएलएज, मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज, मिनिस्टर, स्पीकर, जजेस, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी स्टाफ को ये सारा सैलरी जाती है कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया के, इसलिए इसमें झमेला नहीं पड़ता। इसे देखिए, मनी बिल को हमेशा राज्यसभा दूर रखा गया है, क्योंकि इसे ज्यादातर लोकसभा के कंट्रोल में रखा जाता है, क्योंकि पब्लिक कंट्रोल चाहिए इस पर। और राज्यसभा से बाहर रखा गया। इसके बाद अभी आपको हम आगे देखेंगे, इस फंड को वोटिंग के बाहर भी रखा गया है। लोकसभा को तो एक्सक्लूसिव पावर है ही, राज्यसभा को नहीं है। इसके साथ साथ लोकसभा को इस पर वोट करने का भी राइट नहीं है। जो कंटिजेंट फंड ऑफ इंडिया है, क्योंकि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे सैलरी जाती सारे जजेस की, सारे बड़े लोगों की। अगर इस पर वोटिंग हो जाएगी, डिले होगा, तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कंट्री के सामने। इसलिए जो कंटिजेंट फंड है, मनी बिल है, राज्यसभा में रखा नहीं जाता। साथ साथ जो इसका जो कंटिजेंट फंड का पार्ट है, जो अभी 116 में भी आएगा, अभी डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे हैं इसको हम, उस पर आप देखेंगे कि लोकसभा को वोटिंग करने की पावर नहीं है। इसके अलावा जितना पैसा ड्रा करेंगे, जितना डालेंगे, उस पर वोट कर सकते हैं, मगर जो फंड रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उस पर कोई वोट नहीं होता। तो ये हुआ मनी बिल। अब एक सवाल है कि ये मनी बिल 109 में आता है। 110 में बताया गया व्हाट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल की चर्चा की गई आर्टिकल 117 में, दूर की गई है, इसलिए इसको यहां टेकअप नहीं किया हमने, लेकिन बता दें आपको लेकर के दोनों डिफरेंस क्या है। जो फाइनेंस बिल होता है वो मनी बिल प्लस अदर बिल होता है। जैसे हमने बताया आपको, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, या जो मनी बिल में जो टैक्सेशन आता है, जो डेट वगैरह आते हैं, उसके अलावा जो पैसा आता है, उसमें अगर उसको हम ले आते हैं किसी बिल में, उसे कहते हैं फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल क्या है? फाइनेंस बिल मीन्स मनी बिल प्लस अदर फाइनेंशियल मैटर्स। जैसे मैंने बताया आपको, पब्लिक अकाउंट्स वगैरह जैसे हैं, जैसे बांध बनना है, सड़क बनना है, ये पैसा चाहिए आपको या पैसा निकालना है, ये सब आएगा आर्टिकल 117 में। तो आर्टिकल 117 में मतलब फाइनेंशियल बिल में और मनी बिल में क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी दोनों में यह है कि बोथ आर रिलेटेड टू फाइनेंस, बोथ आर रिलेटेड टू मनी। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि जो फाइनेंस बिल का वो पार्ट जो कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड है, जो मनी जहां मनी ड्रा करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उससे रिलेटेड है, उस पर वोटिंग नहीं होती। और दूसरी चीज, उसे केवल लोकसभा में ही रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं रखा जाता है। लेकिन मनी बिल का वो पार्ट जो अदरवाइज पैसा जहां से निकालना है, इसको हम यहां ज्यादा डिटेल नहीं जाते क्योंकि कंफ्यूज करेंगे आप। इतना ही समझिए कि अंतर यह है कि जहां 117 में फाइनेंस बिल का एक पार्ट में दोनों हाउसेस के पावर है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को छोड़ दीजिए तो बाकी में दोनों हाउसेस को पावर है, उस बिल को कहीं रखा जा सकता है, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, और दोनों हाउसेस का अप्रूवल भी जरूरी है, केवल वो पार्ट जो पार्ट मनी बिल से रिलेटेड होता है उसको छोड़ करके। जैसे मैंने बताया आपको कि फाइनेंस बिल में दोनों बिल होते हैं, जो फाइनेंस बिल, जो मनी बिल प्लस अदर
मनी जिसमें इन्वॉल्व होता है। और दूसरा अंतर होता है कि जो मनी बिल होता है, मनी बिल के लिए आर्टिकल 109 में एक सर्टिफिकेट चाहिए स्पीकर से, क्योंकि लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता नहीं है। स्पीकर एक सर्टिफिकेट देता है, ये मैटर्स हैं जो हमने मनी बिल के फॉर्म में पास किया है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि मनी बिल है या नहीं है। तो जब मनी बिल डिसाइड हो गया कि मनी बिल है, तो वहां पे प्रेसिडेंट की पावर ही लिमिटेड हो गई, राज्यसभा की पावर ही समाप्त हो जाती है। तो मनी बिल के लिए सर्टिफिकेट चाहिए लोकसभा स्पीकर की, लेकिन जो फाइनेंस बिल है इसके लिए कोई ऐसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें और क्लैरिटी आएगी जब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 17 को, तो अभी इतने समझ लीजिए। अब आते हैं कि 107 में जनरल बिल, ऑर्डिनरी बिल, 109 में स्पेशल बिल, मनी बिल, और 110 में बताया गया व्हाट इज द मनी बिल। अब 108 में, आर्टिकल 108 में एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन की गई है, कंटेम्पलेट की गई है, जहां दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट है। हमने कहा कि दोनों हाउसेस का सिग्नेचर चाहिए मनी बिल के अलावा। अब मान लीजिए दोनों हाउस एग्री नहीं कर रहे हैं, मैटर इमरजेंसी का है, पास होना है, जरूरी है, कंट्री के सामने ऐसी समस्या है, अगर बिल पास नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में आर्टिकल 108 प्रोविजन करती है ज्वाइंट सेशन का। 110 में 8 में ज्वाइंट सेशन जो कन्वीन होता है वो राष्ट्रपति कन्वीन करता है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति मीन्स प्राइम मिनिस्टर। तो ज्वाइंट सेशन तब कन्वीन होता है जब दोनों हाउसेस डिसएग्री करते हैं किसी बिल को लेकर के, या अग्रीमेंट भी अगर दोनों बिल पर है तो कुछ अमेंडमेंट को लेकर डिसएग्रीमेंट है, या तीसरी कंडीशन हो सकती है कि राज्यसभा सन्नाटा खींच के बैठ जाए, उस पर कोई एक्शन ही न ले। तो तीनों कंडीशन में प्रेसिडेंट को पावर है कि वो ज्वाइंट सिटिंग कन्वीन कर सकता है। जब ज्वाइंट सिटिंग कन्वीन करेगा तो दोनों हाउसेस के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहां दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एक तो ये कि इनका कोरम क्या होगा। जनरली जो बिल पास करने का कोरम आपको मालूम है आर्टिकल 100 क्लास 3 में दिया गया है, 1/10 कोरम होना चाहिए। तो ठीक यही चीज आती है कि दोनों हाउसेस के मेंबर जब प्रेजेंट होते हैं उनको मिलाकर कोरम 1/10 होना चाहिए। अगर 1/10 कोरम होता है तो बिल पास होता है, और बिल जो पास होता है ज्वाइंट सेशन में मेजॉरिटी से पास होता है। इसको चेयर करता है स्पीकर। इसमें कोई अमेंडमेंट लाना है, कुछ सजेशन देना है तो थ्रू स्पीकर ही आएगा, इसमें राज्यसभा का चेयरमैन को कोई पावर नहीं होती, और ये कन्वीन करता है प्रेसिडेंट। अब देखिए प्रेसिडेंट की दो पावर हुई, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 87 में, जब पार्लियामेंट शुरुआत होती है, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, सेशन दो तरीके शुरू होता है। एक तो ये जब चुनाव हो, दूसरा जब ऑलरेडी पार्लियामेंट चुनी हुई हो लेकिन नया सेशन शुरू होता हो, तो ऐसे में पार्लियामेंट में राष्ट्रपति प्रेजेंट होकर के स्पीच देता है। तो राष्ट्रपति की जो प्रेजेंस होती है वो आर्टिकल 187 में ही होती है। आर्टिकल 87 कंटेम्पलेट करता है राष्ट्रपति जो मैसेज देगा वो पार्लियामेंट को देगा, और पार्लियामेंट में प्रेजेंट होकर देगा। इसके अलावा भी 87 में कहा गया है अगर कोई इमरजेंसी आती है तो राष्ट्रपति को पावर है कि मैसेज दे सकता है किसी बिल के मामले में। अदरवाइज 87 में राष्ट्रपति को पावर दी गई है। यहां पर ज्वाइंट सेशन कन्वीन करने की पावर राष्ट्रपति को दी गई है आर्टिकल 108 में, कि जहां बिल में डिसएग्रीमेंट होता है वहां पर ज्वाइंट सेशन से वो बिल पास होता। अभी तक केवल 3 कंडीशन आई है जहां ज्वाइंट सिटिंग बैठाने की जरूरत पड़ी हो, जो ज्वाइंट सिटिंग में पास हुआ। एक तो 1961 में आया था जहां डाउरी प्रोविजन एक्ट को लेकर के डिसएग्रीमेंट था। दूसरा 1969 में बैंकिंग रेगुलेशन को लेकर के था, बैंक नेशनलाइजेशन था, नहीं हो रहा था, तो ऐसे में ज्वाइंट सेशन लाया गया। और तीसरा था जब पंजाब में आतंकवाद था 86 में, वहां पे जब चेंज करना था, चुनाव नहीं हो पा रहा था तो उसके कार्यकाल को बढ़ाना था। इन 3 कंडीशन को छोड़ करके बाकी ज्वाइंट सेशन अभी तक नहीं बुलाया गया है। अब ये तो हुआ बिल के बारे में। अब एक चीज और हमें ध्यान देना है। मान लीजिए कि बिल लाया गया, लोकसभा में लाया गया, राज्यसभा में लाया गया, एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। देखिए अगर एडजॉर्न हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोरोग हुई तो भी दिक्कत नहीं है, दूसरा सेशन आएगा। लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तब क्या होगा?
तब तो सेशन ही नहीं, पूरा लोकसभा ही खत्म हो गई। ऐसे में सारे जो पेंडिंग मैटर होते हैं खासतौर से लोकसभा में, वो तो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। इसमें आप देखेंगे 5 सिचुएशन दी गई है। जब आर्टिकल 107 अगर 8 को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहली कंडीशन होती है आर्टिकल 107 क्लास 4 में, जब आप देखेंगे लिखा गया है कि अगर कोई बिल पेंडिंग है राज्यसभा में और पेंडिंग है राज्यसभा में, इसका अर्थ यह हुआ कि लोकसभा ने पहले इस बिल को पास कर दिया है तो वो बना रहता है, मतलब वो लैप्स नहीं होता वो बिल। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर लोकसभा किसी बिल को पास करती है, पास करने के बाद डिसॉल्व हो जाती है, तो डिसोल्यूशन का कोई प्रभाव उस बिल पर नहीं पड़ता, बशर्ते कि राज्यसभा वो बिल पेंडिंग है, राज्यसभा ने कोई एक्शन उस पर नहीं लिया है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई बिल पेंडिंग है लोकसभा में, पास नहीं कर पाई है, राज्यसभा डिसॉल्व हो जाती है, तब क्या होगा? तो ऐसे केसेस में अगर लोकसभा किसी बिल को पास नहीं किया लोकसभा ने, तो बिल वहीं से खत्म हो जाता है, उसकी कोई वजूद, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। ये दिया गया आर्टिकल 107(5) में। ये दो आर्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट। ऑर्डिनरी बिल 107 में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और तीसरी कंडीशन दी गई है, अगर कोई मान लीजिए कोई बिल है, लोकसभा पास कर देती है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग में है, जैसे बिल है तो अगर पेंडिंग है तब तो पास नहीं होगा, लेकिन लोकसभा अगर लोकसभा में पेंडिंग है तो लैप्स हो जाता है। लेकिन अगर लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा में पेंडिंग है, तो आप देखिए पहली कंडीशन में क्या था, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में पेंडिंग है तो बिल लैप्स नहीं करता। और दूसरी कंडीशन में क्या था कि अगर लोकसभा में पेंडिंग है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल लैप्स कर जाता है। तीसरी कंडीशन बीच की है, आर्टिकल 108 में आपको दिखाई पड़ेगा। जब आप देखेंगे तो आर्टिकल 107(5) में दिया गया है कि अगर कोई लोकसभा में लेजिस्लेशन कोई बिल पास हो जाता है और राज्यसभा में पेंडिंग है, लेकिन अगर ज्वाइंट सिटिंग कन्वीन हो गई है, राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सिटिंग कन्वीन कर लिया है, ऑलरेडी डिसॉल्व होने के पहले ही अनाउंस कर दिया कि ज्वाइंट सिटिंग होगी, तो बिल पास नहीं होता, उस पर ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है अगले सेशन में जब लोकसभा चुन करके आती है। अब चौथी कंडीशन होती है, अगर दोनों हाउसेस में कोई बिल पास कर दिया गया है, पास हो गया है, लेकिन राष्ट्रपति कंसेंट नहीं मिली आर्टिकल 111 में, तो राष्ट्रपति कंसेंट से फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों हाउस ने लोकसभा बिल पास कर दिया है तो राष्ट्रपति को उसे एसेंट देना पड़ेगा, वो बिल लैप्स नहीं करता। और एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें होती है, अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या जजेस की रिमूवल चल रहा है या प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट चल रहा है और प्रोसेस में है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकसभा चुन के आएगी, उससे प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। ये प्रोसीडिंग्स या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है, जो पार्लियामेंट में कंटेम्प्ट होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर्टिकल 107 यूज करती है, वो कभी खत्म नहीं होता, डिसॉल्व होने के बाद भी अगली सेशन में उसे रखा जा सकता है। ये 5 कंडीजेंसी है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तब कब बिल लैप्स होता है, कब बिल लैप्स नहीं होता। अब हम एक लेक्चर इसमें और लेंगे क्योंकि कंफ्यूज करेंगे आप। दूसरा लेक्चर हमारा जो होगा इसमें और बता दें आपको आगे बढ़ने से पहले कि हम आपको अभी बता रहे थे कि जो पार्लियामेंट का फंक्शन है, बेसिकली देखिए लेजिस्लेट करना है, बिल पास करना है, अमेंडमेंट करना है, और जो डिग्निटरीज है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का रिमूवल है, जैसे राष्ट्रपति को रिमूव कर सकती है, जजेस को रिमूव कर सकती है, हाईकोर्ट जजेस को रिमूव कर सकती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को रिमूव कर सकती है। जो रिमूवल है अपॉइंट नहीं करती लेकिन रिमूव कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोविजन में आप देखेंगे, जैसे चुनाव आयोग है 124 में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 148 में, जजेस हैं 124 क्लास 4 में, या हाईकोर्ट जजेस हैं 117 में। तो जजेस का रिमूवल भी स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट कर सकती है, लोकसभा के और राज्यसभा दोनों मिलकर करती है, ध्यान रखने की बात है। कुछ प्रोसीडिंग्स ऐसी होती हैं जो केवल राज्यसभा करती है, 2 प्रोसीडिंग्स ऐसी हैं जिसमें लोकसभा का मुंह नहीं देखना पड़ता है। एक प्रोसीडिंग्स है आर्टिकल 149 में, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई रेजोल्यूशन लोकसभा 2/3 से पारित करती है कि कुछ पार्टिकुलर मैटर्स पर जो
नेशनल इंटरेस्ट के हैं, पार्लियामेंट लॉ बनाए तो पार्लियामेंट पर लॉ बना सकती है। दूसरा है आर्टिकल 212, अगर कोई पोस्ट क्रिएट करनी है सिविल सर्विसेज की, जैसे हायर जुडिशल सर्विसेज की, तो राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है। तो अगर सिविल सर्वेंट्स की, जुडिशल सर्विस की कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, नई सर्विसेज की पोस्ट क्रिएट करनी है, तो पोस्ट केवल राज्यसभा के रेजोल्यूशन से आर्टिकल 212 में किया जा सकता है, लोकसभा का कोई रोल नहीं होता। इन दो कंडीशन को छोड़ करके बाकी लोकसभा और राज्यसभा ज्वाइंटली काम करती है। और एक कंडीशन और जो आप जोड़ सकते हैं, मैंने बताया भी आपको, आर्टिकल 109 में जो मनी बिल होता है उसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, केवल लोकसभा ही रोल प्ले करती है उस बिल को पास करने में। तो ये कुछ कंडीशन थी जिसमें मैंने बताया, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि प्री और मेंस दोनों का इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है। कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको जवाब इसका मिलना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। तो हम एक लेक्चर इसमें और लेना चाहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस तो मान लीजिए छोड़ भी दें, तो एक जो कंफ्यूजन पॉइंट है वो है कंट्रोल ऑफ फाइनेंस। अभी मैंने मनी बिल तो बताया आपको, फाइनेंस बिल नहीं बताया। जब बजट पास होता है तो फाइनेंस बिल पास होता है, जो आर्टिकल 112 से लेकर के आर्टिकल 17 तक में दिया गया है। इसको डिस्कस करेंगे कल या परसों जब भी हमको टाइम मिलेगा। थैंक यू।